नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 22 सितंबर 2024 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत कितने किलोमीटर नई 12 सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है? हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ न्यू ऑल वेदर रोड्स हैज बीन टारगेटेड टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 62,500 किलोमीटर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024-25 से लेके 2028-29 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 को स्वीकृति दी है, जिसका लक्ष्य 62,500 किलोमीटर नई 12 सड़कों का निर्माण करके ग्रामीण संपर्क को बढ़ाना है। इस पहल से मैदानी इलाकों में 500 से अधिक, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 250 से अधिक तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100 से अधिक जनसंख्या वाली 25,000 असंबद्ध बस्तियों को जोड़ा जाएगा। टोटल इसका बजट कितना होगा? 70,125 करोड़ रुपये। केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में कितने साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? हाउ मेनी साइबर कमांडोज हैज द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू ट्रेन इन द नेक्स्ट 5 years? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 5,000। यह घोषणा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के पहले स्थापना दिवस समारोह के दौरान की गई। I4C साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का समन्वय केंद्र है। इन साइबर कमांडो को IT अवसंरचना सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक और इंसिडेंट रेस्पॉन्सिव में प्रशिक्षित किया जाएगा। 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? वेयर वाज द 20th मेरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। 12 से 13 सितंबर तक आयोजित इस कार्यक्रम में 80 से अधिक मुद्दों का हल करने हेतु केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हितधारकों को बंदरगाह आधुनिकीकरण, समुद्री अवसंरचना, संपर्कता तथा नियामक फ्रेमवर्क के लिए केंद्रित कर एक मंच पर लाया गया। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में रेखांकित किया गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर 5वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? इंडियन मेंस हॉकी टीम हैज वन 5th एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग विच टीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चीन को हरा के। चीन के हुलुन बुइट्स शहर में मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस पर हुए फाइनल के चौथे क्वार्टर में जुगराज सिंह के गोल की बदौलत गत चैंपियन भारत ने चीन को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब जीता। भारत ने सबसे अधिक एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीते हैं, जबकि पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है 3 जीत के साथ। भारत के हरमनप्रीत सिंह 7 गोल के साथ एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बने, जो कोरिया के जिहुन यांग से पीछे हैं, जिन्होंने 8 गोल किए हैं। 2024 में एशिया में आने वाला सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन सा है? Which is the most powerful tropical cyclone to hit Asia in 2024? The right answer is option number A, यागी। टाइफून यागी, जिसका नाम जापान ने रखा था, ने दक्षिण पूर्व एशिया में बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाई है, जिससे फिलीपींस, चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और विशेष रूप से वियतनाम प्रभावित हुए हैं। यह सितंबर 2024 तक एशिया में आने वाला सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और हरिकेन बेरिल, जो कि अटलांटिक महासागर में आया था, के बाद विश्व का दूसरा सबसे शक्तिशाली चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी फिलीपींस सागर में एक उष्णकटिबंधीय तूफान की गति थी 63 किलोमीटर प्रति घंटे तक की वायु की गति के रूप में हुई थी, जो 260 किलोमीटर प्रति घंटे की वायु की गति के साथ श्रेणी 5 टाइफून में बदल गया। यदि आप 70वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का PDF कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार SI
की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था। तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिला करके 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर्स से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन अकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन अकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स। साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज है, एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन अकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे, वहाँ पर जाकर के आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन अकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? Where was the 4th Global Renewable Energy Investors Summit and Expo Reinvest held? The right answer is option number C, गांधीनगर। इसका आयोजन 16 से 18 सितंबर को गुजरात गांधीनगर के महात्मा गांधी कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। इसमें शीर्ष ऋणदाता कौन कौन से हैं? रिलायंस सर्वाधिक है 6 ट्रिलियन रुपये। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, यह है 5 ट्रिलियन दूसरे स्थान पर। भारतीय स्टेट बैंक 5 ट्रिलियन के साथ ही तीसरे स्थान पर। 2024 में किस सिख गुरु का 450वां ज्योति ज्योत दिवस मनाया गया? द 450th ज्योति ज्योत दिवस ऑफ विच सिख गुरु वाज सेलिब्रेटेड इन 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुरु अमरदास। तीसरे सिख गुरु श्री गुरु अमरदास जी का 450वां ज्योति ज्योत दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। अमृतसर जिले के बसरके में वर्ष 1479 में जन्मे श्री गुरु अमरदास जी का पालन पोषण एक रूढ़िवादी हिंदू परिवार में हुआ था। मार्च 1552 में
73 वर्ष की आयु में इन्हें तीसरे गुरु अंगद जी के बाद के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने गोइंदवाल में अपना मुख्य केंद्र स्थापित किया। गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म की शिक्षाओं के प्रसार को सुगम बनाने के लिए सिख समुदाय को 22 प्रशासनिक जिलों, जिसे मंजियों कहा जाता था, में विभाजित किया। 1 सितंबर 1574 को 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और यही 1574 को आप 450 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2024। भारतीय नौसेना के लिए एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के शिप मालपे और मुल्की का अनावरण कहाँ किया गया? वेयर वर द शिप्स मालपे एंड मुल्की ऑफ द एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट फॉर द इंडियन नेवी अनवेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि में। मेसर्स कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 एसडब्ल्यूसी परियोजना के चौथे और 5वें शिप मालपे और मुल्की का कोच्चि में अनावरण किया गया। आईएनएस माहे, आईएनएस मालवन और आईएनएस मंगरोल का अनावरण वर्ष 2023 में किया गया था। तो ये था चौथा और 5वां शिप। किस राज्य के कुंडलिक्कर पहाड़ी पर वर्षा जल संचयन परियोजना के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में महापाषाणकालीन कलशों की खोज हाल ही में हुई है? लार्ज नंबर ऑफ मेगालिथिक अर्न्स have recently been discovered as a result of the rainwater harvesting project on the Kundalikkar hill in which state? The right answer is option number A, केरल। यह खोज नेनमारा वन प्रभाग में कुंडिक्कर पहाड़ी, जिसे मालमपल्ला या मलप्पुरम पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता, पर हुई। कलश दफन में मृत व्यक्तियों के अवशेषों को मृदभांड या कलश में दफना दिया जाता था। पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित अंत्येष्टि स्थलों में कब्रों के ढेर, कब्रगाह तथा पाषाण युक्त अंत्येष्टि स्थल पाए गए हैं। 2500 वर्ष से भी अधिक प्राचीन इन कलशों की उपस्थिति पहाड़ी स्थल के लिए दुर्लभ है। देखिए यहाँ पर माइक्रोलिथ्स भी मिले हैं, जो टूल्स होते थे छोटे पत्थर के। नाबालिगों के लिए शुरू की गई एक नई पेंशन योजना एनपीएस वात्सल योजना में न्यूनतम कितने रुपये का प्रारंभिक योगदान आवश्यक है? व्हाट इज द मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड इन एनपीएस वात्सल्य योजना, a new pension scheme launched for minors? The right answer is option number B, 1000 रुपये। खाता बनाए रखने के लिए धारकों को प्रति वर्ष 1000 रुपये का वार्षिक योगदान भी करना होगा। वयस्क होने यानी 18 वर्ष होने पर खाता स्वचालित रूप से मानक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाता है। पेंशन तभी प्राप्त होगी जब वे 60 वर्ष के हो जाएंगे। इसका विनियमन और प्रशासन पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और नए पंजीकृत नाबालिगों को अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या यानी प्राण नंबर कार्ड जारी किए जाएंगे। क्या आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटेजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एमपीएन एकेडमी के कोर्सेज और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नया नाम श्री विजयपुरम है? द न्यू नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरिटरी इज श्री विजयपुरम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। अंडमान द्वीप समूह 11वीं शताब्दी में राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन चोल साम्राज्य के लिए एक रणनीतिक नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था, जिन्होंने श्री विजय साम्राज्य वर्तमान में इंडोनेशिया तक पर आक्रमण किया था, जो भारत के इतिहास में एक अद्वितीय सैन्य घटना थी। श्री विजय पर चोल आक्रमण को चोल प्रभुत्व का विस्तार और व्यापार मार्गों की सुरक्षा के प्रयास के रूप में देखा गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम ब्रिटिश नौसेना अधिकारी आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था, जो ब्रिटिश शासन के दौरान विशेष रूप से वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद एक दंडात्मक उपनिवेश और उत्पीड़न के प्रतीक के रूप में था। भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन गई हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट टू ज्वाइन द एलीट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोहना सिंह। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह भारतीय वायुसेना की विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट हैं। यह मेड इन इंडिया LCA लाइट कॉम्बैट
एयरक्राफ्ट तेजस उड़ाने वाली पहली महिला भी हैं। मोहना ने जोधपुर में हाल ही में हुए अभ्यास तरंग शक्ति में भाग लिया था। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत भास्कर पहल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? द भास्कर इनिशिएटिव अंडर द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल। भास्कर का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। यह स्टार्टअप निवेशक, सलाहकार, सेवा प्रदाता और सरकारी निकायों के बीच सहयोग और विचारों के आदान प्रदान का केंद्र है। यह मंच स्टार्टअप पारिस्थितिकी से जुड़े हितधारकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री तैयार करने का मकसद रखता है। भास्कर के जरिए उद्यमशीलता परिवेश के सभी प्रमुख हितधारक एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। नमो भारत रैपिड रेल किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? नमो भारत रैपिड रेल रन्स बिटवीन विच 2 रेलवे स्टेशंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद और भुज। नमो भारत रैपिड रेल भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा है जिसका नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। यह ट्रेन गुजरात के भुज से अहमदाबाद के बीच चलती है। यह ट्रेन 359 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे और 45 मिनट में तय करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2024 को भुज से अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस सेवा का वर्चुअली शुभारंभ किया। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल एसएसबी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अमृत मोहन प्रसाद। ओडिशा कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 तक होगा। एसएसबी प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी को 28 अगस्त को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किए जाने के बाद यह पद रिक्त हो गया था। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने किस ओलंपियन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विच ओलंपियन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मनु भाकर। मनु भाकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 17 सितंबर को चेन्नई में की। यह घोषणा राष्ट्र के विकास के लिए नारी शक्ति का उपयोग कार्यक्रम के दौरान की गई थी। मनु भाकर 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली निशानेबाज हैं। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में एक ही स्पर्धा में 2 पदक जीते थे। मनु के पिता मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हैं। मनु हरियाणा के झज्जर की रहने वाली है। नाविक सागर परिक्रमा 2.0 अभियान कितने महाद्वीपों को पार करेगी? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स विल नाविका सागर परिक्रमा 2.0 एक्सपेडिशन क्रॉस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4। यह अभियान 2 अक्टूबर को शुरू हुआ। भारतीय नौसेना के नौकायन जहाज INSV तारिणी पर 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए नाविका सागर परिक्रमा 2.0 अभियान के तहत दुनिया का चक्कर लगाने निकली हैं। यह यात्रा 4 महाद्वीपों, 3 महासागरों और 3 कठिन केपों को पार करेगी। भारतीय नौसेना की पहली सेल बोट इंडियन नेवल सेलिंग वेसल यानी INSV तारिणी है। 56 फुट के जहाज को 18 फरवरी 2017 को चालू किया गया था। 2017 में इसने पूरी तरह से महिला अधिकारी दल के साथ विश्व की ऐतिहासिक जल यात्रा पूरी की थी। प्रस्तावित चंद्रयान 4 मिशन में कितने मॉड्यूल शामिल हैं? हाउ मेनी मॉड्यूल्स आर इंक्लूडेड इन द प्रपोज्ड चंद्रयान 4 मिशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4 मॉड्यूल। ये कौन कौन से हैं? ट्रांसफर मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, एसेंडर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल। केंद्र सरकार ने हाल ही में चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का कुल बजट रखा गया है 2104 करोड़ रुपये, जिसमें अंतरिक्ष यान का विकास, 2 LVM-3 लॉन्च, डीप स्पेस नेटवर्क समर्थन और विशेष परीक्षण शामिल है। चंद्रयान 4 मिशन भारत के 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम है। कैबिनेट ने साथ ही शुक्र ऑर्बिटर मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च वाहन विकास योजना को भी स्वीकृति दी है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? हु वन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवी पटेल। यह भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। इसका आयोजन 10 से 16 सितंबर 2024 के बीच न्यू जर्सी USA में किया गया था। ध्रुवी पटेल अमेरिका में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की छात्रा हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की रनर अप सूरीनाम की लिसा एब्दुल एल हक और दूसरी रनर अप
नीदरलैंड की मालविका शर्मा रही। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 बी हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ग्लासगो। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई शहर विक्टोरिया ने अपनी बढ़ती लागतों को जिम्मेदार ठहराते हुए जुलाई 2023 में अचानक 2026 खेलों की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया था। ग्लासगो ने 10 साल पहले भी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का कुल बजट कितना है? व्हाट इज द टोटल बजट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड प्रधानमंत्री ट्राइबल उन्नत ग्राम अभियान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 79,156 करोड़ रुपये। इसमें केंद्रीय हिस्सेदारी कितनी है? वो है 56,333 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सेदारी रहेगी 22,823 करोड़ रुपये। बजट भाषण 2024-25 की घोषणा के अनुरूप इसमें 63,000 से भी अधिक गांव शामिल होंगे, जिसमें 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा। इसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल 549 जिले और 2,740 ब्लॉक के गांव शामिल होंगे। 4 गोल इसमें रखा गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनुराग गर्ग। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया है, जिनका कार्यकाल 23 मई 2026 तक रहेगा। ये वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी ऑफ नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बर्नपुर और दुर्गापुर स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक हैं। ये 1 नवंबर से औपचारिक रूप से नाल्को के सीएमडी का पदभार संभालेंगे। इससे पहले श्रीधर पात्रा नाल्को के सीएमडी थे और 31 अक्टूबर 2024 को ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सुनीता विलियम्स के साथ कौन से अंतरिक्ष यात्री फंस गए हैं? Which astronaut is stuck along with Sunita Williams on the International Space Station ISS? The right answer is option number D, Barry Wich Wilmore। सुनीता विलियम्स और बैरी विच विल्मोर बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से 5 जून 2024 को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे। इन दोनों को 13 जून को वापस आना था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण इनका मिशन बढ़ा दिया गया। अंत में सुरक्षा कारणों से स्टारलाइनर कैप्सूल 6 सितंबर को बिना अंतरिक्ष यात्रियों के न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स स्पेस हार्बर पर वापस उतर आया। अब इनकी वापसी 2025 में संभव होगी। आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। बेपी कोलंबो मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बेपी कोलंबो मिशन। सही उत्तर चुनना है। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का संयुक्त मिशन है। बिल्कुल सही है यह। इसका संबंध मंगल ग्रह से है? नहीं, गलत है यह। इसका संबंध बुध ग्रह यानी मरकरी प्लानेट से है। इसे अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया था। यह तो सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सही है। अभी न्यूज में क्यों है? यह मिशन सफलतापूर्वक चौथी बार बुध के निकटतम बिंदु तक पहुंचा, जिससे यह अंतरिक्ष यान सौर मंडल के सबसे आंतरिक ग्रह की कक्षा के निकट पहुंचने में कामयाब रहा। इसने बुध यानी मरकरी के दक्षिणी ध्रुव की पहली झलक प्रदान की। इससे अंतरिक्ष यान को बुध की कक्षा में जाने के आगामी मिशन के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी, जिसे नवंबर 2026 तक के लिए विलंबित कर दिया गया है। 2024 PT5 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 2024 PT5। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, गलत नहीं, सही उत्तर चुनना है। इसे PDF में सही कर दिया जाएगा। तो सही उत्तर बताना है कौन कौन सा है। यह एक छोटा क्षुद्र ग्रह यानी स्मॉल एस्टेरॉयड है। यह तो बिल्कुल सही है। इसका पता नासा ने लगाया था। यह भी बिल्कुल सही है। CNEOS ने इसे अपनी सेंट्री रिस्क टेबल में जोड़ा है। जोड़ा नहीं बल्कि हटाया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा सही है।
यह लगभग 11 मीटर व्यास वाली एक निकट पृथ्वी वस्तु है जिसे 7 अगस्त 2024 को एटलस दक्षिण अफ्रीका सदरलैंड द्वारा खोजा गया था, जो कि 5,68,500 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के करीब आने से एक दिन पहले था। 18 अगस्त को CNEOS फुल फॉर्म है इसका, सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स स्टडीज ने 2024 PT5 को अपनी सेंट्री जोखिम तालिका से हटा दिया है, जोड़ा नहीं है, यह निर्धारित करते हुए कि इससे संभावित पृथ्वी प्रभाव पर कोई खतरा नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन नहीं हीलियम होगा। हीलियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हीलियम। सही उत्तर चुनना है। यह हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हल्की, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। बिल्कुल सही है। यह एक अस्थिर, अप्रतिक्रियाशील, उत्कृष्ट गैस है, यानी अनरिएक्टिव नोबल गैस है। यह भी सही है। यह क्रायोजेनिक्स के लिए उपयोगी है क्योंकि इसका क्वथनांक बहुत कम -268.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे यह काफ़ी कम तापमान में भी गैसीय अवस्था में रहती है। यह भी सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। न्यूज़ में भी क्यों है? हीलियम रिसाव से प्रभावित प्रणोदन प्रणाली की खराबी के कारण बोइंग के स्टार लाइनर पर सवार नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री अधिक समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ही रहेंगे, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। हीलियम रिसाव से प्रभावित पिछले मिशनों में इसरो का चंद्रयान 2 और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एरियन 5 भी शामिल है। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमोनियम नाइट्रेट। सही उत्तर चुनना है। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीन ठोस पदार्थ है जो जल में अघुलनशील है। जल में अघुलनशील नहीं, बल्कि जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। उच्च नाइट्रोजन सामग्री के कारण इसका कृषि में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सही है। इसका उपयोग सेफ्टी माचिस में किया जाता है। यह भी सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 और 3 सही है। अभी न्यूज में क्यों है? रूस से अमोनियम नाइट्रेट के आयात में तीव्र वृद्धि से भारत के घरेलू उर्वरक उद्योग के समक्ष चिंताएं बढ़ गई है और इसे सस्ते आयातों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय उर्वरक कंपनियां अमोनियम नाइट्रेट संबंधी क्षमता को बढ़ाने के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रही हैं, जो कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर के खनन के लिए महत्वपूर्ण है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा यूरिया उपभोक्ता और नाइट्रोजन उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ध्यान में रखिएगा। बायोराइड योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोराइड स्कीम। सही उत्तर चुनना है। इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना तथा भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है। बिल्कुल सही। यह वर्ष 2047 तक भारत को $300 बिलियन की जैव अर्थव्यवस्था बनाने पर केंद्रित है। 2047 नहीं, बल्कि 2030 तक ही $300 बिलियन बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास यानी बायोराइड योजना को मंजूरी दी है, जिसमें 2030 तक $300 बिलियन की जैव अर्थव्यवस्था बनाने और विकसित भारत 2047 के विजन को प्राप्त करने पर केंद्रित है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 15वें वित्त आयोग की अवधि, जो कि 2021-22 से 25-26 तक है, हेतु 9,197 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला और तीसरा सही है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। मिशन मौसम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिशन मौसम। सही उत्तर चुनना है। इस मिशन के लिए 2 वर्षों में 2,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। सही है। इसमें सटीकता, मॉडलिंग, रडार, उपग्रह और सटीक कृषि पूर्वानुमान शामिल है। यह भी सही है। यह 2026 तक भारत के मौसम और जलवायु पूर्वानुमान को बढ़ाने की एक पहल है। यह भी सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। यह मिशन, जिसे 2024 और 2026 के बीच क्रियान्वित किया जाएगा, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए भारत सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। मिशन एक व्यापक मौसम निगरानी बुनियादी ढांचे की स्थापना करेगा, जिसमें 50 डॉपलर मॉडम रडार यानी
DWR 60 रेडियो सॉन्डे यानी रेडियो विंड स्टेशन, 100 डिस्ड्रोमीटर्स और 10 समुद्री स्वचालित मौसम स्टेशन शामिल होंगे। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।